नमस्कार, आदाब, चूल्हे। आप देख रहे हैं डीडी काशिफ पर लद्दाख से प्रसारित कार्यक्रम। और आज का दिन लद्दाख के लिए अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसीलिए आज हमने अपना जो टॉपिक रखा है वो माननीय रक्षा मंत्री जी का जो लद्दाख दौरा है उसके क्या मायने हैं, इन मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। इसके लिए दो हमने मेहमान बुलाए हैं। पहले हमारे हैं सोनम वांगचुक जी। सर, आप लद्दाख के हीरो हैं, कारगिल विजय के हीरो हैं, और लद्दाख कि जो कारगिल का जो युद्ध हुआ था उसमें आपने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आपसे बहुत सारी जानकारी लेंगे। दूसरे नंबर पर हमारे पास हैं कैप्टन सोनम मुरुप जी। इनसे भी हम लद्दाख में जो माननीय रक्षा मंत्री जी आए हैं उनसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले सर हम आपके पास, सोनम जी के पास, आपके पास आएंगे कि जो रक्षा मंत्री जी आज आए हैं तो उनका जो लद्दाख में जो काफ़ी जो फॉरवर्ड पोस्ट पर जो लोग वहाँ पे डटे हुए हैं, जो सीमा की प्रहरी के तौर पे जो रक्षा कर रहे हैं, तो उनके अंदर जोश तो हरदम रहता ही है। लेकिन जब भी कोई टॉप लीडरशिप याद आती है, जैसे मिनिस्टर आ गए या प्राइम मिनिस्टर याद आते हैं, तो उनके अंदर क्या भावनाएं जो बढ़ती हैं, उनके हृदय में वो कौन सा उत्साह और बढ़ता है, उसको आप एक सैनिक के तौर पर कैसे महसूस करते हैं और क्या कहना चाहेंगे सर उस पर? नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है। जैसे अभी टॉप लीडरशिप अगर दिल्ली से जी यहाँ पे आते हैं, जो फ्रंट पे लड़ाई हो रही है और जवानों को एड्रेस करते हैं, तो एक उससे ये जाहिर होता है कि ये जो गंभीरता होनी चाहिए नेशनल लेवल पे वो गंभीरता है। और दूसरा, जवान की हौसला अफजाई वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी इंसान हो रिकग्निशन चाहता है, एप्रिसिएशन चाहता है। तो उस हिसाब से जब हमारे डिफेंस मिनिस्टर ही आते हैं, जो डिफेंस के बिल्कुल ही हेड हो गए एक तरह से स्टाफ लेवल पे, क्योंकि वैसे आर्म फोर्सेस का जो सबसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो प्रेसिडेंट होते हैं, लेकिन डिफेंस मिनिस्टर जो है फाइनली जो कार्रवाई करते हैं फंक्शनल लेवल पे, डिफेंस मिनिस्टर जो हैं सबसे ऊंचे हैं। तो उनका यहाँ पर आना और ट्रूप्स को एड्रेस करना बहुत मायने रखता है। और मेरे ख्याल से ये पूरे जो यहाँ पे सैनिक हैं जो डटे हुए हैं फ्रंट पे, उनके लिए बहुत बढ़िया है, अच्छा है, और वो अपना काम जो है और भी अच्छी तरह से करेंगे। और दूसरी चीज़ जो है वो कोई किसी तरह का रिक्वायरमेंट है जो गवर्नमेंट से वो चाहते हैं, उसका भी जाहिर किया जा सकता है, बिकॉज डिफेंस मिनिस्टर सामने है, किसी तरह का रिक्वायरमेंट उनके सामने रखा जा सकता है। तो ये दो तरह से मैं सोचता हूँ कि बहुत अच्छा है, डेवलपमेंट है। बिल्कुल। अब हम आते हैं कैप्टन मुरुप जी पे। यानी कि ये जब टॉप लीडरशिप आते हैं तो ज़्यादातर वो एक जगह पर आते हैं। यानी कि अब पहली बार इस समय रक्षा मंत्री जी आ रहे हैं, यानी कि यूटी बनने के बाद इनका ये तीसरा विजिट है, और चाइना के साथ जो हमारा फेस ऑफ हुआ उसके बाद ये उनका पहला विजिट हो रहा है। यानी कि आज वो लेह में यानी कि LAC के पास जा रहे हैं, और कल यानी कि वो LOC के पास भी जाएंगे। यानी कि LAC और LOC दोनों के पास जो जाना, उनको आप किस संदर्भ में आप देख रहे हैं? बिल्कुल, आपने अच्छा हमें पूछा है। रक्षा मंत्री जी अभी 2 बार आ चुके थे। उसी चाइना बॉर्डर पे पहला जो विजिट किया था उस वक्त एक बड़ा ब्रिज का इनॉग्रेशन करके गया है, जिससे चाइनीज को जो है ना एक बड़ा इशारा पहुंचा है। अभी जो आज विजिट हुआ था हमारे यहाँ लेह से शुरू किया, स्तगना में जो ना काफ़ी स्मॉल आर्म्स को, टैंकों को, हवाई जहाज को और पूरे हेवी व्हीकल्स को जो ना वहाँ पे इंस्पेक्शन किया, निरीक्षण किया, उनको भरोसा हुआ। उसके बाद जाके ऊपर पंगोंग एरिया में जहाँ लुकुंग है वहाँ पर जवानों के साथ चाय पिया, जवानों का हौसला अफजाई किया। जिस तरीके से सोनम वांगचुक साहब ने बताया वो हम भी वेलकम करता हूँ। हमारा जो भूतपूर्व सैनिक है वो लोग भी खुश हो जाता है, उनको भी हौसला देता है। और हमारे जो तैनात अपना पाकिस्तान बॉर्डर पे हो चाहे चाइना बॉर्डर पे हो, जवानों को जो ना हौसला अफजाई किया है। और कल जो आने वाले जो विजिट है वो तो हम आपको बाद में बता सकता है। अभी जो ना आज का ये विजिट जो है बहुत महत्व रखता है। जो कल 14 तारीख का जो मीटिंग हुआ था उसके बारे में चर्चा हो गया होगा, बाकी इसके अलावा गलवान और ये फिंगर 4 और दपसंग का उसमें चर्चा हुआ है आज। बहुत बढ़िया। लेकिन इसके बाद अब हम चलते हैं कि अभी 2 दिन पहले ही सर ये एक डिसीजन लिया गया है, यानी कि जो सेना को जो आपातकालीन जो वेपन्स की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए 300 करोड़ तक की एक लिमिट दे दी गई है वो तीनों विंग को, कि वो 300 करोड़ तक के वेपन्स जो आपातकालीन है वो खरीद फरोख्त कर सकते हैं उनकी, और अपनी जरूरत के हिसाब से अपनी सेना को, ये सेना को कितना मजबूत कर रही है, यानी कि वो कितना प्रॉम्प्टनेस इसको प्रदान कर रही है, उसे आप किस नजरिए से देख रहे हैं? मेरे हिसाब से मैं तो ये कहूँगा कि लीडरशिप का जो है विजन दिखाता है जी, और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कारगिल में हम लोगों ने देखा है जब ज़रूरत पड़ी है उस टाइम इक्विपमेंट वगैरह या फिर जो हमें
वॉर मटेरियल चाहिए था वो एकदम से जो है हमें उन्होंने रिक्वायरमेंट जो हमारा पूरा नहीं हो सका था। तो ये जो गवर्नमेंट ने अभी पॉलिसी बनाई है और ये फंड्स जो रिलीज़ किए हैं या फिर मतलब वो रेड टेपिज्म एक तरह से हटा दिया गया है, जहाँ पर किसी तरह का रिक्वायरमेंट हो, जैसे आप बोल रहे हैं आपातकालीन इमरजेंसी के समय और कोई भी किसी तरह का रिक्वायरमेंट हुआ तो आर्मी जो है इमीडिएटली फटाफट अपनी ज़रूरत जो है पूरी कर सकती है। तो ये एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट है और मैं बिल्कुल उससे सहमत हूँ। बिल्कुल। अब आते हैं जैसे रक्षा मंत्री जी यहाँ पे बार बार आ रहे हैं, यहाँ की जो भी समस्याएं हैं उनकी जो यानी कि जो इतना ये टफ टेरेन है इस पर लोगों को क्या कठिनाइयाँ आती हैं, यानी कि सैनिकों को जो ड्यूटी कर रहे होंगे तो वो आकर के उन्हें अपने आप में पता चलता है कि हाँ ये वाकई में टफ है। तो इसके लिए आप लद्दाख स्काउट को जो इस दौर में कैसा देख रहे हैं और उसमें कौन से परिवर्तन भी कुछ चाह रहे हैं कि इम्प्रूवमेंट हो जिससे हमारी जो सीमाएँ हैं वो और ज़्यादा सुरक्षित रहें? लद्दाख स्काउट्स एक ऐसा एक आर्मी है जो कि इंडियन आर्मी में एक नंबर 1 पर है, चाहे वो ट्रेनिंग साइड में हो, चाहे वो लड़ाई साइड में हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का जो यूनिट है वो किसी में कमी नहीं है। तो कोई भी कल कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री साहब भी इधर आया था और आज भी राष्ट्रपति ये अपना डिफेंस मिनिस्टर साहब को हमारे यही मांग है यहाँ पर बटालियन का और बढ़ोतरी होना चाहिए। हमारे पास अभी फाइटिंग बटालियन 5 है, तो उस हिसाब से जो है ना और भी 2 या 3 बटालियन होना चाहिए ताकि यहाँ जो है ना कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि यहाँ पर चाहे छुट्टी पर हो जवान उससे कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉल कर सकता है। एक्लेमेशन के बारे में हो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे पहाड़ों में चढ़ रहा हो पहाड़ों से उतर रहा हो दिक्कत नहीं है। उस हिसाब से जो है ना लद्दाख स्काउट ही कामयाब है। लद्दाख स्काउट को यहाँ पर बढ़ोतरी होना चाहिए, हमारे हिसाब से ये बहुत ही ज़रूरी है। जी जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। उसके अलावा सर जैसे आज जब मंत्री जी यहाँ पर आए हैं जो स्टकना जो थिक्से के पास जाकर के उन्होंने यानी कि यहाँ पर जो सेना की जो 3 विंग है यानी कि वायुसेना, जल सेना और थल सेना, तो यहाँ पर पानी तो इतना है नहीं तो इसलिए नेवी की इतनी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन वायुसेना और थल सेना इन दोनों के काफ़ी यानी कि इसी के संतुलन और समन्वय बनाने के लिए काफ़ी यहाँ पर जो अभ्यास किए गए वो मुझे लगता है बहुत कारगर सिद्ध होंगे। तो इन जो दोनों में जो समन्वय और जो कोऑर्डिनेशन के लिए जो ये प्रयास किया गया इसको आप क्या कहना चाहेंगे? ये लड़ाई में बिल्कुल आप जैसे बता रहे हैं बहुत ज़रूरी है तीनों फोर्सेस के बीच में तालमेल हो। अगर तालमेल नहीं होगा तो लड़ाई नहीं जीती जा सकती, क्योंकि सिर्फ आर्मी जो है अगर काम करेगी और एयरफोर्स जो अपना काम नहीं करेगा तो फिर बात नहीं बनेगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि जॉइंटनेस हो, सिनर्जी हो सारे फोर्सेस में। और जैसे आप बोल रहे हो कि नेवी का इतना ज़्यादा रोल है नहीं यहाँ पे, क्योंकि टेरेन उस तरह के ऑपरेशंस की इजाज़त नहीं देता। यहाँ सी नहीं है, ना कोई बड़ा वाटर बॉडी है, लेकिन एयरफोर्स जो है उसकी बहुत ज़रूरत है और ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इनफैक्ट जैसे आप लोगों को मालूम है कि आर्म्ड फोर्सेस में आर्मी जो है हमेशा ग्राउंड कैप्चर करती है और उसको सपोर्ट जो है एयरफोर्स करती है और ये सपोर्टिंग रोल में है। लेकिन आज के तारीख में, आज के डेट में एयरफोर्स जो है अपने आप में ही एक इंडिपेंडेंट फोर्स है और वो अपने आप ही बहुत क्षमता रखती है कि मतलब लड़ाई को जीत सके अपने बलबूते पे। तो ये भी है और टेक्नोलॉजी जैसे बढ़ रहा है तो उसमें टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो है उस हिसाब से एयरफोर्स जो है बहुत ही हमारा एक मैं कहूँगा शक्तिशाली जो है विंग है और एयरफोर्स को इस्तेमाल यहाँ पे करना चाहिए। एंड बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर मेरे ख्याल से अपना आर्मी जो है इतने इमीडिएटली इतनी जल्दी नहीं पहुँच सकता, वहाँ पर एयरफोर्स जो है फटाफट जल्दी और बिल्कुल तीक्ष्ण जो है वार कर सकती है। बिल्कुल, यानी कि एयरफोर्स को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए ये समय MiG-21 और सुखोई 30 MKI की भी और ज़्यादा ऑर्डर दिए गए हैं, यानी कि उसको और मजबूत किया जा रहा है। तो उससे यहाँ पे आप क्या एयरफोर्स को और ज़्यादा मजबूती से देखने के लिए आप क्या देख रहे हैं? उसको एयर पैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो उस हिसाब से आई थिंक चाइना जो है उन्होंने भी अपनी एयरफोर्स जो है उसको तैयार करके रखा हुआ है और काफ़ी मतलब अपने नज़दीक वाले बेसिस में जमा करके इकट्ठा करके रखा है, जो बहुत ही एक तरह से मॉडर्न इक्विपमेंट है उनका। तो उसी हिसाब से हमें भी तैयारी रहना पड़ेगा। एक जो है सबसे पहले तो हमारा पायलट जो है वो सूटेबली ट्रेंड होना चाहिए और उसके अलावा हमारे पास जो एयर पावर होना चाहिए, उसमें जहाज़ हमारे पास जो होना चाहिए मॉडर्न होना चाहिए और एंड प्लस उस नंबर्स में होने चाहिए जो ज़रूरी है।
बिल्कुल। अब हम लद्दाख स्काउट के या लद्दाख के जो लोग यहाँ पर जो सीमा की प्रहरी पर लगे हुए हैं उनके साथ में देखता हूँ कि जो यहाँ के जो लोग रहने वाले हैं, जो आसपास के जो गांव हैं या उनमें, तो उनके भाषा आपकी को कितनी कारगर रहती है? क्योंकि ये बाहर का कोई व्यक्ति आता है तो वो जो वहाँ के जो बसावटें हैं, जो उनके लोगों की जो भाषा है उसमें वो इतनी कंफर्टेबल नहीं कर पाते जितने आप होते हैं। तो वो भाषा की आप इसमें सीमा के तौर पर कितना समझते हैं उसकी इम्पोर्टेंस? हाँ बिल्कुल, वैसे इतना प्रॉब्लम नहीं है, सही है। बाहर से जो आता है वो उसमें तो पहले बड़ा दिक्कत होता था। अभी जो है ना सभी जो है ना थोड़ा एजुकेट हुआ है, हिंदी साहब को जानते हैं, तो इसमें इतना प्रॉब्लम भी नहीं है। अच्छा, अब इसके बाद सर हम आपके पास फिर आएंगे। जो विस्तारवादी नीतियों के लिए मोदी जी ने भी अभी कहा कि अब उनकी प्रासंगिकता खत्म होती चली जा रही है, और हमने भी कभी किसी के ऊपर युद्ध किसी देश पर अपने कब्जा करने के लिए नहीं किया है। तो हमारे इसके बावजूद भी हम अपने आप को फिर भी अपने को डिफेंसिव रखना चाहिए या हमें अटैकिंग मोड में रखना चाहिए सर? नहीं, आज के ज़माने में, आज के डेट में आप देख रहे हो कि हर एक देश जो है एक इकोनॉमिक पावर बनना चाहता है। ये तो उसमें कोई शक नहीं है, उसमें कोई दोहराए नहीं है। क्योंकि अगर आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं है तो फिर किसी तरह का कार्रवाई जो है आप ठीक तरह से नहीं कर पाएंगे। कोई भी पॉलिसी हो गवर्नमेंट की, तो इकोनॉमिकली एक शक्तिशाली देश होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और साथ में जब आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे ख्याल से एक सशक्त और मजबूत आर्म्ड फोर्सेस का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आज के डेट में अगर आपके पास आर्म्ड फोर्सेस नहीं है, शक्तिशाली नहीं है, तो फिर कोई भी आपके ऊपर हमला कर सकता है, आपके इंटरेस्ट जो हैं उनको कुचल सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपके आर्म्ड फोर्सेस जो हैं वो वेल ट्रेंड हों और उस नंबर्स में जो होने चाहिए। इसीलिए मतलब आप देख रहे हो कि एक न्यूक्लियर जो पावर होना वो भी ज़रूरी है, क्योंकि आखिरकार ये एक डिफरेंस है। अगर हमारे पास आर्मी नहीं है, एयरफोर्स नहीं है, नेवी नहीं है, तो फिर डिफरेंस हमारे पास होगा नहीं। फिर कोई भी हमें बुली कर सकता है। जैसे आज के तारीख में आप देख रहे हैं, चाइना जो है, उनके एक्सपेंशनिस्ट जो हैं इरादे हैं, तो उनको नाकाम करना जो है बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। और उसके लिए मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ कि एक शक्तिशाली हमारे आर्म्ड फोर्सेस का होना बहुत ही ज़रूरी है। सर, जैसा कि आज राजनाथ सिंह जी माननीय मंत्री जी ने पेंगोंग त्सो के पास जो लुकुंग जगह है, तो लुकुंग में जाकर के बताया, तो और उसमें उन्होंने जो कारगिल विजय दिवस है उसका भी जिक्र किया। वो आज के लगभग 9 दिन बाद है। तो मैं सर आपसे जानना चाहूँगा कि जो कारगिल विजय दिवस का जो 21वां ये वर्षगांठ है, जो 21वीं कारगिल विजय दिवस है, तो उस पर आप सर क्या कहना चाहेंगे? और उनमें से कोई एक ऐसा कोई जो कहानी होगी वो आपसे मैं बहुत शॉर्ट में, संक्षिप्त में उसका शेयर चाहूँगा सर। ये विजय दिवस जो है, जैसे आप बोल रहे हैं, ये उन शहीदों की, शूरवीरों की स्मृति में हम लोग हमेशा मनाते हैं। और हम ये चाहते हैं कि हमेशा ये जो रीति है वो चलती रहे और लोग हमारी जो हमारा राष्ट्र है, हमारा नेशन है, ऐसे लोगों का बलिदान और सेक्रीफाइस जो है हमेशा याद रखें। और एक तरह से ये उदाहरण है हमारे लिए और सबके लिए कि उनके फुटप्रिंट्स पे चलना, फॉलो करना, और एक नेशनलिस्ट का जो आपके बीच में आप में भावना है, तो उसको जागृत करने के लिए बहुत ज़रूरी है ऐसे लोगों को अप्रिशिएट किया जाए, रिकग्नाइज़ किया जाए। और अगर हम नहीं करेंगे तो फिर ये जो कल्चर है हमारा, देश प्रेम जो है, मेरे ख्याल से उसमें कमी आएगी। बिल्कुल, समय की कमी को देखते हुए मैं चाहूँगा कि आपने इतने बहुत कम समय में इतने महत्वपूर्ण और सेंसिटिव मुद्दों पर बहुत सारी गंभीर और महत्वपूर्ण जानकारी दी। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले अंक में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए डीडी काशिद पर लद्दाख से प्रसारित कार्यक्रम। नमस्कार, जूले। से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा। मन की बात के प्रादेशिक